हेलो सीएम स्टूडेंट्स। सो वी विल स्टार्ट टुडे द अभी जो आगे का बच्चा हुआ अपना जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है वो अभी हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बुक्स का नेम लिख लेता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी बुक है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लिखने के बाद हम लिखते हैं कि हमारा क्या चल रहा था, ताकि अगर आप बीच में से इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपको पता चल जाए कि वी आर डूइंग द चैप्टर डेप्रिसिएशन। वी आर डूइंग द चैप्टर डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन के बेसिक्स कल कुछ तो हमने बेसिक्स कल देख लिए थे, बट कल वाली क्लास में कुछ एक बेसिक्स जो थे वो रह गए थे। सो अभी हम देखेंगे उन बेसिक्स को। और उसके बाद में हम कल हमारा क्या रह गया था, कल हमारा रह गया था कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग कैसे की जाती है डेप्रिसिएशन की। ओके, और फिर उसके बाद में अकाउंटिंग को देखने बाद में अपने रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड। सो हम लोग हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड्स। ओके, सो इसके अंदर हम देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है फर्स्ट डेप्रिसिएशन। पहले हम देखते हैं फॉर्मूला फर्स्ट डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन को कैसे इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट डेप्रिसिएशन, और उसके बाद हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। ओके, सो और इसके बाद हम देखेंगे देन रेट। अभी हम देखेंगे रेट क्या होता है, रेट। सो रेट विल बी डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ये होता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसएलएम मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। इसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। सो वी विल राइट डाउन अ हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड। ओके, सो इसके अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट रेट, फर्स्ट इसके अंदर हम पहले निकालेंगे रेट। सो वी विल राइट डाउन फर्स्ट रेट। सो इसके अंदर जो रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट रेट इज इक्वल टू 1 माइनस बाय n टू द पावर रूट रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट। ये होता है इसका फॉर्मूला रेट फाइंड करने का। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि देन डेप्रिसिएशन एंड देन एनुअल डेप्रिसिएशन। तो हम लिखेंगे एंड देन एनुअल डेप्रिसिएशन को जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। जो होता है वो होता है ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन डब्ल्यूडीवी, ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ओके, नाउ अभी आज की जो क्लास है हमने इसके अंदर हमने देख लिया कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। सो ये दोनों के दोनों जो कंसेप्ट्स हैं वो मैंने समझा तो आपको पहले ही प्रीवियस क्लासेस में ही दिए थे। अगर आपने वो प्रीवियस क्लासेस हमारी वॉच नहीं की सो वो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट होगी एक सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर है वो बिल्कुल। सो आप उससे वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्योंकि देखिए चैप्टर की जो सारा का सारा बेसिक्स था डेप्रिसिएशन का, जो इसके मेथड्स थे वो हम लोगों ने देख लिए। सो अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इसलिए लिखाए जाते हैं कि अभी जो हमारे 2 वीडियोस हुए उसके अंदर ये यानी कि आप 100% सीख गए। तो जो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी वो हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर की जब मैं बात करता हूँ, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर हम लोग रखेंगे अपना
इसके अंदर हम लोग रखेंगे, इसको पहले देखते हैं इसके अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है वो है डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एनुअली। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड, इज ऑलवेज, depreciation is always charged annually. Depreciation is always charged annually. Okay, depreciation is always charged annually and at the end of every year, and at the end of every year. इसका मतलब आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा सालाना चार्ज किया जाता है। ऐसे नहीं कि हर महीने की महीने हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। डेप्रिसिएशन जो है वो सालाना चार्ज किया जाता है और एट द एंड ऑफ एवरी ईयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि साल के शुरू में ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, साल के बीच में ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, या साल के कभी भी क्वार्टरली हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ऐसा नहीं है। जो 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है जिसको हम ईयर बोलते हैं, उसके जो एंड होता है उसका मतलब कि लास्ट 31 दिसंबर, और अगर अपनी फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च, उस समय डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2. Point number 2 is saying in case the asset is purchased, 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 the asset is purchased or sold during the year, or sold, in case the asset is purchased or sold during the year, during the year, during the year, during the year, then depreciation is charged for the, then depreciation is charged, then depreciation is charged, depreciation is charged, depreciation is charged for the depreciation is charged for the proportionate period of use, for the proportionate period of use. Okay, for the proportionate period of use. Okay, so इसके अंदर हम देखेंगे परचेज का मतलब क्या होता है। परचेज के केस में क्या होगा, परचेज के केस में जो होगा वो होगा डेट ऑफ परचेज टू ईयर एंड डेट, डेट ऑफ परचेज टू ईयर एंड डेट, टू ईयर एंड डेट। ओके, फिर हम बात करेंगे सेल की। सेल के केस में क्या होगा, सेल के केस में जो होगा वो होगा सेल इज इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ सेल, first day of year to the date of sale, to the date of sale. Okay, so इसके अंदर क्या है देखिए, इन केस अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा केस आता है when the asset is purchased or sold during the year, जब जो हमारा एसेट है उसको परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर, then depreciation is charged for the proportionate period of use. तो हम डेप्रिसिएशन उतने ही टाइम का चार्ज करेंगे जब उसको देखें। जैसे मान लीजिए आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 मार्च से शुरू हो रही है, 31 अप्रैल को बंद हो रही है, 1 अप्रैल को शुरू हो रही है, 31 मार्च को बंद हो रही है। सो आपने क्या किया, आपने 1 अप्रैल को आपके पास आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कोई एसेट की वैल्यू थी 60,000 और आपने उसको 1 जुलाई को सेल कर दिया। सो क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे? तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट आप उसके ऊपर कितने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सो आप उसके ऊपर 1 अप्रैल टू 1 जून आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर आपने 30 जून को बेचा है तो 30 जून तक का करेंगे। यही बात परचेज के केस में, यही बात सेल के केस में। ओके, अभी हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर। थर्ड पॉइंट बोलता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज एनुअल रेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन given in question is always annual rate, मतलब कि जो रेट आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाती है डेप्रिसिएशन के लिए वो हमेशा कौन सी रेट होती है? वो होती है एनुअल रेट। मैंने बता दिया ईयरली चार्ज होता है या एनुअल रेट बोले एक ही बात है। ओके, लैंड बीइंग एन अनडिस्ट्रक्टिबल एसेट, लैंड बीइंग एन indestructible, okay, land being an indestructible asset, land being an undestructible asset, that is, मतलब कि इसका मतलब है that is, IE stands for it, that is, it has indefinite life,
it has indefinite it has indefinite life it has indefinite life and it is an exception to depreciation and it is an exception to depreciation and it is an exception to depreciation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लैंड है वो इंडेस्ट्रक्टिबल एसेट है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने कल मैंने आपको ढेरों एग्जांपल लिए थे आपके साथ में, हमने एग्जांपल लिया था प्रिंटर का, हमने एग्जांपल लिया था प्रोजेक्टर का, हमने एग्जांपल लिया था मोटर ट्रक का। तो उसके अंदर देखिए क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो हम मानते हैं, इट इज अवर एजम्पशन, कि जब ऐसा इतना टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उस समय जो एसेट है ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है कि वो सालों साल चले, आगे भी चले, उससे बीच में भी खत्म हो जाए, वो सिर्फ अपना एजम्पशन है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। सो लैंड जो है ये एक इंडिस्ट्रक्टिबल एसेट, मतलब कि इसकी एक इंडेफिनिट लाइफ है। लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन किस चीज पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन उसके अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ओके, सो अभी चलते हैं वहां पर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे। सो वी विल राइट डाउन हियर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन की जब हम बात करेंगे उस समय हम लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के ऊपर हम चलते हैं। तो इसके अंदर है, सबसे पहले हम इस पेज को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे अपना, जिसके अंदर हम एक तरफ तो देखेंगे कि अगर वो एसेट है वो मेंटेन किया जाता है डब्ल्यूडीपी पे, और एक तरफ हम देखेंगे कि अगर जो अपना एसेट है वो अपना मेंटेन किया जाता है, तो वो अपना मेंटेन किया जाता है किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले अपने यूज करूंगा अपनी स्केल का। सो स्केल आई हैव जस्ट opened my scale, so just we will take the we will draw two lines in our page, ताकि हम उसके स्केल से उसको अच्छी तरह से उसको जो एग्जांपल्स हैं, जो अपना फॉर्मूलाज, जो अपनी अकाउंटिंग से उनको हम अच्छे तरीके से कर पाए। ओके, सो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इधर लिखेंगे एसेट मेंटेन एंड डब्ल्यूडीबी। मतलब इधर जो हम फॉर्मूले, जो हम अकाउंटिंग एंट्रीज लिखेंगे उसमें हमारा एग्जम्पशन रहेगा कि जो एसेट है वो मेंटेन किया गया है डब्ल्यूडीबी पे। एसेट मेंटेन एट WDB रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, इधर लिखेंगे हम एसेट मेंटेन एट कॉस्ट, एसेट मेंटेन्ड एट कॉस्ट। ओके, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि एसेट है WDB में मेंटेन किया गया है या एसेट है जो है ये कॉस्ट पे मेंटेन किया गया है। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एंट्री बताऊं, जो आप पेज के बीचों बीच लिखोगे पेन चेंज करके, वो आप लिखोगे एसेट परचेज, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों ही केस में ये जो एंट्री है ये किस लिए होती है। तो आप लिखेंगे एसेट परचेज जब आप लिखेंगे तो इसके लिए जो एंट्री होगी, जब ये मेंटेन किया जाए WDB पे, तो उस समय एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट, उस समय होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और वेंडर अकाउंट, मतलब कि अगर पेमेंट कैश में हुआ है तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, अगर पेमेंट अपना चेक से हुआ है, बैंक से हुआ है, तो हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और अगर पेमेंट हुआ ही नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट। अब जब मैं बात करूंगा कॉस्ट वाले टाइप की, तो उस समय आप लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, उस समय आप लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और वेंडर अकाउंट। मतलब कि आपने उसको किस प्रकार से रखा, WDB पे रखा, कॉस्ट पे रखा, वो चीज 0% वो चीज आपके इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, क्योंकि परचेज में क्या है, परचेज किया इसका मतलब आपने परचेज किया, इसके ऊपर आप चाहे उसको किसी में भी रखो उस चीज से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ओके, सो सेकंड जो हम अपनी एंट्री लिखेंगे वो हम लिखेंगे चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकंड जो अपनी होगी वो अपनी होगी चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, इसका मतलब है कि ये वाली जो अपनी एंट्री है ये अपने को बताएगी कि जब हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। सो उस समय एंट्री होगी इफ द एसेट इज मेंटेन एट WDB, सो उस वाली एंट्री, उस समय जो एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट
एसेट अकाउंट। ओके, अगर मैं बात करूं कॉस्ट वाले की तो उसमें होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, ये वाली जो एंट्री है ये एंट्री अपन पास करेंगे। अभी हम बात करेंगे, देखिए एसेट परचेज की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, ये दो एंट्री अपन लोगों ने देख ली। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये जो मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा है, इसका एक नाम और है, वो भी आप लोग लिख लीजिए, बेटर रहेगा। इसका नाम है एक्यूमुलेटेड 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 डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ही नाम है। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग पता चल जाए कि इसका सेकंड नेम है वो क्या है। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये कोई नई चीज आ चुकी है अपने अकाउंट्स में, ये नई नहीं है। थर्ड नंबर जो एंट्री अपनी आएगी वो अपनी आएगी ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये वाली एंट्री जब सिचुएशन अराइज होगी कि जब हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस समय जो हम एंट्री पास करेंगे वो एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अगर अपन उस एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं कॉस्ट तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सो अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद देखिए हमने एसेट परचेज कर लिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन जो था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। अभी अपनी जो बात आएगी वो अपनी बात आएगी इसके अंदर फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है सेल ऑफ एसेट। अब अपनी बात आएगी सेल ऑफ एसेट की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ नंबर, 1 मिनट मैं दोबारा पेन चेंज कर लेता हूं अपना। फोर्थ नंबर इज सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट की जो अपनी एंट्री आएगी वो अपनी आएगी, अगर अपन WDV में इसको रख रहे हैं तो ये आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट का हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ओके, इसका मतलब है कि देखिए इससे आप एक बात समझेंगे कि ये वाली एंट्री है ये होगी लॉस के केस में, और ये वाली एंट्री है ये होगी प्रॉफिट के केस में। मतलब अपन सिचुएशन को देख के एंट्री पास करेंगे, लेकिन हम दोनों एंट्री एक साथ कभी भी पास नहीं करेंगे। ओके, अभी अगर अपन लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट करते हैं तो उसके अंदर 3 एंट्री आती हैं। अगर जो एसेट है वो मेंटेन किया गया है कॉस्ट पे, उसके अंदर सबसे पहले जो एंट्री आती है वो आती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और ये एंट्री जो पास होगी ये होगी ओरिजिनल कॉस्ट से, ओरिजिनल कॉस्ट से जो एंट्री है पास होगी। ओके, बी वन जो एंट्री आएगी अपनी वो आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ओके, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें हम लिखेंगे प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन टिल डेट। इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन पर 1 मिनट, प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन टिल डेट, प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन टिल डेट। मतलब कि जिस दिन हमें एंट्री पास कर रहे हैं उस दिन तक का जो प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन बनेगा उस अमाउंट के साथ हमें एंट्री पास करेंगे। इसके बाद में आएगा वही अपनी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और इसके बाद आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट। मतलब कि अगर आपका एसेट मेंटेन किया गया है डब्ल्यूडीवी पे, सो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एसेट मेंटेन किया गया है कॉस्ट, सो उस समय अपनी जो है दो एंट्री है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये वाली जो दो अपनी एंट्री है ये अपने और बढ़ जाएगी, और इनको अपने को और ये दो ज्यादा एंट्री है अपने को करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ओके, अभी देखिए इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था डेप्रिसिएशन का वो पूरी तरह कंप्लीट है। अभी हम लोग चलेंगे अपने इलिस्ट्रेशंस की तरफ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कर लेता हूं लोड अपना इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, और ये रहा अपना इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है इसको देखते हैं। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था इंस्टीट्यूट की बुक है, उसके अंदर थोड़े से टाइपो एरर्स हैं। सो उसके अंदर देखिए एक टाइपो एरर ये भी है, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 नाम से दिया होगा आपको, ये अपने लिए इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है। सो इसके अंदर देखिए आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि आपको क्या करना है। सो इसके लिए मैं आपको बताऊं, आपको करना है इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। और वो भी किस पे डेप्रिसिएशन करता है, एट द एसएलएम मेथड, एट द एसएलएम मेथड इसके अंदर आपको फॉलो करना है, और इसके अंदर बताना है आपको डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन के अंदर एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले देखिए मशीन दे रखी है, मशीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 90,000, 24,000, 1,05,000, 2,50,000। इसके बाद में इसके ऊपर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000, 7,000, 20,000, 30,000। ओके, और फिर इसके बाद में दे रखी है इसके एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 20,000, 3,100, 12,500 एंड 56,000। इसके बाद में एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स 8, 6, 3 एंड 5। तो इसके अंदर सबसे पहले मशीन का कॉलम बनाएंगे, कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे, एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे, रेसिडुअल वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, और फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी आ रही है। मतलब कि 90,000 की मशीन, 10,000 इसके ऊपर एक्सपेंस हो गई 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में से 20,000 की रेसिडुअल वैल्यू है, मतलब डेप्रिसिएशन वैल्यू है 80,000, लाइफ इसके 8, सो 80 अपॉन 8 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000, और रेट हम निकाल लेंगे कैसे वो हम फॉर्मूले में अंदर देखेंगे। सो इसके अंदर सबसे पहले आप लोग 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम्स के एक आप टेबल बनाते हैं हम इसके अंदर, फिर उस टेबल से मैं आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। आई थिंक दैट कि सबसे पहले हमको एक टेबल बना लेनी चाहिए। तो टेबल में सबसे पहले जो आएगी वो आएगी मशीन नंबर, सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो आएगा मशीन नंबर, उसके बाद में आएगा कॉस्ट, उसके बाद में हमारा कॉलम जो आएगा वो आएगा कॉस्ट का, उसके बाद में हमारा कॉलम आएगा वो आएगा एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस के बाद में हम लोग लिखेंगे रेसिडुअल वैल्यू, उसके बाद में जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे रेसिडुअल वैल्यू के बाद में हम लिखेंगे डेप्रिसिएबल वैल्यू, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेप्रिसिएबल वैल्यू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लाइफ, उसके बाद हम लिखेंगे लाइफ के बाद हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन के आगे रेट। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मशीन नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे मशीन नंबर, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, यहाँ पे हम जो चीज लिखेंगे वो हम लिखेंगे कॉस्ट, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रेसिडुअल वैल्यू। यहाँ तक की चीजें देखो आपको सारी की सारी क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी। इसके बाद हम लिखेंगे डेप्रिसिएबल वैल्यू, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। डेप्रिसिएबल वैल्यू के बाद में आप लिखेंगे लाइफ, इसके बाद में आप लिखेंगे लाइफ आपको क्वेश्चन में दे रखी है। डेप्रिसिएशन इसके बाद में आपको कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएबल वैल्यू अपॉन लाइफ इक्वल टू डेप्रिसिएशन, इसके बाद में आप लोग लिखनी है रेट। ओके, सो इस टेबल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, इसके जो फॉर्मूलेस है कि कैसे कैसे डेराइव होगा वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले इसकी ये जो टेबल इसको पूरी कर लिया है मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ दूसरी तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि इसके फॉर्मूलेस हैं वो कैसे कैसे डेराइव हो गए। सो इसके अंदर देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, आमतौर पर देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो इसका जो रेट, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकलेगी। सो आप लोग लिख लीजिएगा 1 मिनट, ये डेप्रिसिएशन डी नहीं लग रहा है मेरे को। ओके, डेप्रिसिएबल वैल्यू नाम की जो चीज लिखी हुई है
वो इसकी लिख लेगी डेप्रिशिएबल वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस रेसिडुअल वैल्यू, माइनस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस ये है माइनस माइनस रेसिडुअल वैल्यू। ओके, ये आ जाएगी डेप्रिशिएबल वैल्यू का, यह एक फॉर्मूला है डेप्रिशिएबल वैल्यू का। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन का फिर सर क्या फॉर्मूला इस क्वेश्चन के हिसाब से। डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे होगा इस क्वेश्चन में, वो होगा डेप्रिशिएबल वैल्यू अपॉन लाइफ। डेप्रिशिएबल वैल्यू, ये क्वेश्चन शायद आपने पहले नहीं देखा हो, डेप्रिशिएबल वैल्यू अपॉन लाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। रेट का जो फॉर्मूला है वो अपना है रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। ओके, ये तीन फॉर्मूलाज थे जो आई थिंक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ये मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अभी चलिए अभी चलते हैं अपनी टेबल की तरफ और इसके अंदर पोस्टिंग्स करते हैं, और जो चीजें इसके अंदर जो मेन और होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये तीन फॉर्मूले आई होप आप सभी लोग अपनी नोटों में लिख लिए होंगे, तीनों की तीनों आपने ये इस टेबल के पास में ही लिखिएगा आप लोग, ताकि ये आप इजी टू अंडरस्टैंड रह पाए आपके लिए ये टेबल। ओके, सो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको क्वेश्चन दिखा के करवाऊंगा। मशीन नंबर आपको दे रखा है 1, मशीन नंबर आप लोगों को दे रखा है 1। सो हम सबसे पहले मशीन नंबर लिख देंगे यहाँ पे 1। ओके, मशीन नंबर 1 लिख दिया। ओके, ये इस पर क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी तक हम। कॉस्ट इसके अंदर देखिए 90,000, हम लिख देंगे 90,000। एक्सपेंसेस जो इसके अंदर एक्सपेंसेस इनकर्ड वो दे रखे 10,000, हम 10,000 लिख देंगे। रेसिडुअल वैल्यू सर दे रखी है 20,000, हम तो 20,000 लिख देंगे। अभी देखिए डेप्रिशिएबल वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, डेप्रिशिएबल वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस रेसिडुअल वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। सो हमारी कॉस्ट है वो है 90,000, इसके ऊपर एक्सपेंस करेंगे 10,000 का ऐड तो आएगा 1 लाख रुपीज। 1 लाख में से जब हम रेसिडुअल वैल्यू निकालेंगे 20,000 रुपीज तो ये बच जाएगा 80,000। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000। ओके, लाइफ इसकी दे रखी है क्वेश्चन में 8। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया डेप्रिशिएबल वैल्यू अपॉन लाइफ। सो डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है इसकी क्वेश्चन में, इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू है 80,000 अपॉन लाइफ 8 इज इक्वल टू 10,000, ये आ जाएगा 10,000। रेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया लास्ट में, रेट का बताया मैंने डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। सो फर्स्ट वाला जो केस है इसके अंदर डेप्रिसिएशन देखिए कितना है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन है 10,000। रेट का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, डेप्रिसिएशन है फर्स्ट केस में 10,000, टोटल कॉस्ट है इसकी 1 लाख रुपीज, 90,000 प्लस 10,000 इंटू 100। सो तो पहले केस में जो आएगी वो आएगी 10%, पहले केस में जो रेट आएगी 10%। ओके, अभी हम बात करते हैं अपने मशीन नंबर सेकंड की। सो अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, अभी हम लोग बार बार फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा अपना क्वेश्चन करेंगे। इन द सिचुएशन नंबर 2 और मशीन नंबर 2 कॉस्ट है अपनी 24,000 क्वेश्चन के अंदर, और जो एक्सपेंसेस हैं वो है 7,000। तो ये हो गया 24 और 7 मींस 31,000 जो है वो अपने टोटल अपनी कॉस्ट है। रेसिडुअल वैल्यू इसकी दे रखी है 3,100। ओके, सो इसके ऊपर जो डेप्रिशिएबल वैल्यू इसकी बचेगी वो बचेगी 27,900 जो है वो इसकी बचेगी, और इसकी लाइफ जो है वो लाइफ है 6, लाइफ है इसकी 6। सो डेप्रिसिएशन जो बचेगा वो होगा इसके अंदर 4,650। ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलेस बताए वो फॉर्मूले अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा, बार बार आपको दिखाऊंगा तो इससे टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आपको मैंने पहले में दिखा दिया है, उससे आप समझ गए होंगे। सो अभी हम इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। रेट होगी इसकी 15%, रेट इसकी जो होगी वो होगी 15%। बात करूं अगर मैं मशीन नंबर 3 की, तो मशीन नंबर 3 में क्या होगा, मशीन नंबर 3 में कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,05,000, 1,05,000 की कॉस्ट आएगी। ओके, एक्सपेंसेस जो हमने किए वो हमने किया 20,000 के हम लोगों ने एक्सपेंसेस किए हैं, और फिर रेसिडुअल वैल्यू है वो है 12,500। 12,500 जो है वो अपनी रेसिडुअल वैल्यू है, मतलब डेप्रिसिएशन वैल्यू बचेगी 1,12,500, 1,12,500। ओके, अभी इसके ऊपर जो लाइफ है वो है 5 इयर्स, लाइफ जो है वो 5 इयर्स मींस डेप्रिसिएशन हो गया 22,500, और जो रेट हो गई वो हो गई 18%। 18% की जो रेट है वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगी। बात करूं मैं लास्ट 4th मशीन की, सो जो कॉस्ट है वो है
2,50,000, 2,50,000, और जो एक्सपेंसेस इसके ऊपर इनकर हुए हैं वो हुए हैं 30,000 के, वो हुए हैं 30,000। ओके, अभी रेसिडुअल वैल्यू है वो है 56,000, वो है 56,000। ओके, तो डेप्रिसिएबल वैल्यू हो गई, वो हो गई 2,24,000, 2,24,000। ये आप साथ साथ कैलकुलेटर पे करिए, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा कैलकुलेटर खरीदें। वो जो 150 का कैलकुलेटर आता है उसके चक्कर में ना पड़े, आपको एक बढ़िया सिटीजन का या कैशियो का कैलकुलेटर, बेस्ट कैलकुलेटर कैशियो का कैलकुलेटर नियर अबाउट 4,050 रुपीज का आता है। सो यू शुड बाय देम, परचेज इट, बिकॉज ये आपकी पूरी जो सीएमए जर्नी होगी, इसके साथ सीएमए अड्डा के साथ साथ कैलकुलेटर भी आपका साथ देने वाला है। हेंस सीएमए अड्डा इज ऑलवेज विथ यू इन योर सीएमए जर्नी। और इसकी लाइफ जो है वो है 10 ईयर्स, लाइफ इसकी दे रखी है 10 ईयर्स, कैलकुलेटर की नहीं, इस क्वेश्चन की लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स। ओके, जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 22,000, 22,400, 22,400, और जो रेट आएगी वो आएगी 8%। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसका ये आंसर था, ये क्वेश्चन था। आई होप ये आपको सारा का सारा दिख रहा होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर, यही इसका आंसर था। और जो क्वेश्चन है वो आपको ऊपर दे रखा है, और देखिए हमने जब बिल्कुल अलग अलग पेन से लिखा तो गोच पोच नहीं हुआ पूरा, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर आपको कैसे क्या करना है। इसके अंदर आपको आई रिपीट, आपको बनाना है मशीन नंबर कॉलम जो क्वेश्चन में दे रखा है, कॉस्ट का कॉलम क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सपेंसेस का कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, रेसिडुअल वैल्यू का कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, और डेप्रिसिएबल वैल्यू आपको फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है, लाइफ क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं, और रेट का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलने से पहले हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड ओपन। ओके, सो हियर वी विल ओपन द क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 कर सर क्या कहते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि ए मशीन इज परचेज्ड फॉर 7 लाख रुपीज, expenses incurred on its carriage and installation is 3 लाख रुपीज। टोटल मशीन सर आपको कितने में पड़ा, हमको पड़ा सर 7 लाख प्लस 3 लाख, हमको सर टोटल मशीन जो पड़ा वो हमको पड़ा सर 10 लाख रुपीज में। ओके, 10 लाख रुपीज ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस इस मशीन के ऊपर। ओके सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड मतलब फिक्स डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रहेगा फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 if the machine is purchased on 1 April 2013, 1 July 2013, 1 October 2013 and 1 January 2014। अभी देखिए, अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा और उससे आपको सारा का सारा कर देना है। अभी देखिए, अभी आप फर्स्ट नंबर पे लिखिए टोटल कॉस्ट ऑन मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी आप लिखिए जो क्या आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो अपनी आने वाली है वो अपनी आने वाली है 7 लाख रुपीज 7 लाख प्लस इसके अंदर हम ऐड करेंगे रुपीज अपने 3 लाख। सो 7 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख। ओके, सो ये जो अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है ये अपन लोगों ने फाइंड आउट कर ली। क्योंकि देखिए ये निकालना जरूरी क्यों था, ये निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालते सो ये क्या इंप्लॉय करता कि अगर हम 7 लाख पे डेप्रिसिएशन अगर अपन अकेले 7 लाख पे निकालेंगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ 7 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला तो ये गलत है, और अगर हमने 3 लाख के ऊपर अकेले के ऊपर निकाला तो ये भी गलत है। सो हमको दोनों के ऊपर 7 लाख और 3 लाख दोनों के ऊपर हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे, अभी हम देखिए इसका पूरा 12 मंथ्स का निकाल लेते हैं। 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन, 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, इसकी जो कंडीशन है उनके ऊपर हम बाद में आएंगे। 12 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज इंटू इसके ऊपर 20% दे रखा है इन्होंने, 20% तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज, ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा पूरी ईयर का। ये चीज मैंने है, देखिए ये चीज मैंने है। अभी आप क्या करोगे, अभी आप लिखोगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर इन्होंने बोला है कि वो कब परचेज की गई हो, वो परचेज की गई हो 1 अप्रैल 2013 को। तो 2013 को अगर हम परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल, सो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होती है। सो हम लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख जो हमारा आया डेप्रिसिएशन, और ये कितने महीने के लिए है, ये मशीन कितने महीने चली, 12 महीने, साल में टोटल कितने होते हैं 12 महीने। सो ये आ गया रुपीज 2 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 2 लाख रुपीज। ओके, वही अगर मैं बात करूं अपने सेकंड केस की, सेकंड केस में अपना क्या है,
डेप्रिसिएशन हमने पूरे साल का निकाला 2 लाख रुपीस, और ये बोल रहा है कि जो मशीन है वो परचेज की गई है 1 जुलाई 2013 को। 1 जुलाई का मतलब आप समझिए, 1 जुलाई का मतलब आपका कि आपने इस मशीन को यूज किया है जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड मार्च 31 मार्च को तो अपनी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगी। तो मतलब हमने 9 मंथ्स यूज किया है, 9 अपॉन टोटल मंथ्स कितने थे 12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो ये निकल के आएगा ₹1,50,000। ये आपका निकल के आएगा ₹1,50,000। ओके, थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर देखिए अपना जो डेप्रिसिएशन है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो है 2 लाख रुपीस। वो कितना है, वो है सर 2 लाख रुपीस। सो 2 लाख रुपीस तो वो डेप्रिसिएशन है, और इसके अंदर बोल रखा है कि हमने वो मशीन कब परचेज की है, इसके अकॉर्डिंग वो हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2013 को। 1 अक्टूबर 2013 को परचेज करने का मतलब है 1 अक्टूबर 2013 को परचेज करने का मतलब है कि हमने वो मशीन है वो कब बाय की होगी, वो हमने यूज की होगी 6 मंथ्स के लिए। सो 6/12 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा ₹1 लाख। ये कितना निकल के आएगा ₹1 लाख। ओके, इट इज ₹1 लाख। बात करूं मैं फोर्थ कंडीशन की, लास्ट कंडीशन की इस क्वेश्चन की, उसे बोला है कि अगर हमने परचेज की हो 1 जनवरी 2014 को, तो मतलब कि 2 लाख रुपीस अपना पूरी साल का डेप्रिसिएशन, और अगर हमने 1 जनवरी को यूज किया तो हमने उसको यूज किया ओनली 3 मंथ्स अपॉन 12। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ₹50,000। सो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चंस थे, और फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जो 2 लाख रुपीस मैंने आपको बताया ना 2 लाख रुपीस, या फर्स्ट में ना निकाल के आप हर जगह ऐसे करो 10 लाख इंटू 20/100 इंटू फिर इसके आगे करो। सो ये स्टेप है, आपको बार बार रिपीट ना करनी पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने सीधा आपको 2 लाख रुपीज ही लिखवा दिया। बाकी अगर आप चाहो बार बार लिखना तो आप बार बार भी इसको लिख सकते हो 2 लाख रुपीज को, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन था वो भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। ओके, सो अभी मैं कर लेता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 3 को लोड। सो ये रहा अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, सो दिस इज आवर इलिस्ट्रेशन नंबर 3। सो हम क्या करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए हम सबको। ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसके अंदर बोल रखा है 1/1/2011 1/1/2011 को ए मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹1,50,000 वाज पेड ऑन इंस्टॉलेशन। दोबारा भाई टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया सर 1,50,000, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी हो गई 1,50,000। Assuming that the rate of depreciation was 10,000 on reducing balance method means WDB method सेम नहीं होगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 31/12/2013। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। सबसे पहले आप लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तब आप ये लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी वो थी ₹1 लाख प्लस ₹50,000 प्लस ₹50,000। जब इसको देखोगे तो आएगा ₹1,50,000 जो थी वो अपनी आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गई अपनी ₹1,50,000। ओके, अभी देखिए अभी आप लिख लोगे पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद आप सीधा डेप्रिसिएशन लिखते चलोगे। तो आप एक कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स और एक तरफ बनाइए अमाउंट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, दिस मच लाइन विल बी इनफ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स और उसके सामने हम लिखेंगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लिखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो हम लोगों ने निकाली है वो कितनी है हमारे हिसाब से, वो हमारे हिसाब से नहीं है 1,50,000 है सर, 1,50,000। ओके सर, अमाउंट गिवन इन रुपीस, ये आप लिख देंगे ज्यादा बेटर रहेगा 1,50,000। ओके, अभी 1,50,000 में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 2011 एट द रेट 10%। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2011 एट द रेट 10%, इसका 10% आ जाएगा 15,000। इसकी नेट वैल्यू बच जाएगी मशीन की 1,35,000। अभी देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर इसके अंदर होता है HLM मेथड, तो हर साल जो अपना डेप्रिसिएशन है वो 15,000 ही रहता, हर बार हम 15 इस 1,50,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते। लेकिन अभी हमारा जो मेथड है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो फिक्स नहीं होगा, और हमारा जो डेप्रिसिएशन अभी अब लगेगा वो लगेगा 1,35,000 पे।
सो हम नीचे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2012 एट द रेट 10%, यह आ जाएगा 13,500। ओके, अब इसको करोगे कैलकुलेट तो नेट वैल्यू बचेगी 1,21,500। ओके, अभी आप क्या करोगे, अभी आप इसमें से लेस करोगे डेप्रिसिएशन फॉर 2013, डेप्रिसिएशन फॉर 2013 एट द रेट 10%, इसके ऊपर 10% मीन्स 12150। तो ये जो नेट वैल्यू बचेगी ये बचेगी 1,09,350। और इसके लिए आप लिखोगे WDV एस ऑन 31/12/2013। ऊपर भी आप लिख सकते हो इनके लिए WDV एस ऑन 31/12/2012। ओके, इससे ऊपर भी आप लिख सकते हो WDV एस ऑन 31/12/2011। ओके, सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद में इसके अंदर टोटल इलिस्ट्रेशन 9 इलिस्ट्रेशन इसके अंदर टोटल है। और लेवल क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कहां से स्टार्ट होंगे, तो स्टार्ट होंगे जब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर चले जाएंगे, तो वहां से वो जो लेवल के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो हमको ऐसा नहीं सोचना कि डेप्रिसिएशन में सारे डेप्रिसिएशन में ऐसे ही क्वेश्चन हैं, नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है डेप्रिसिएशन में, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग अपना लोड करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4। सो ये रहा अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, मैं इसको विजुअल करने के लिए बड़ा कर लेता हूं थोड़ा। ओके, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसे बोला है ए मशीन इज परचेज फॉर 60 लाख रुपीज। एक मशीन है जिसको हमने परचेज किया 60 लाख रुपीज में, काफी महंगी मशीन है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ विच इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। और रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कि रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप इस मशीन को आपके टर्म्स में मशीन जो यूजलेस हो चुकी है उस समय इसकी जो कॉस्ट, इसकी जो प्राइस होगी बिकने की वो होगी 4 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख। ओके, ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। प्रोडक्शन पैटर्न इज एज फॉलोस। ईयर दे रखी है 1 से लेकर 2 ईयर तक, 20,000 पर ईयर, 3 to 6 15,000 पर ईयर, 7 to 10 25,000 per year. Compute the amount of depreciation for each year applying sum of units method. Okay, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने उस समय बहुत सारे लिखे थे कि ये मेथड होते हैं, जैसे WDV मेथड हो गया, SLM मेथड हो गया, सम ऑफ ईयर्स मेथड हो गया, एक वेट भी करके कुछ मैंने आपको बताया था, वेट करके भी आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा जोड़ डालने की कोशिश की थी। सो उस समय मैंने आपको एक बताया था प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो कहीं ये क्वेश्चन जो है ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड का तो नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये क्वेश्चन है, ये कहीं आप देखिए एक बार, इसको आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन प्रोडक्शन यूनिट मेथड से हो सकता है क्या? सो जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा जोर डालोगे तो यू विल गेट टू नो कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रोडक्शन यूनिट मेथड। यस, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सो चलिए इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड यूज करना पड़ेगा। सो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस, प्रोडक्शन यूनिट के क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बता दिए थे एट द सेम टाइम। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। 1 नंबर डाल के हम लिखेंगे, सॉरी 1 नंबर डाल के नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा ही लिख देंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सो वी विल राइट डाउन प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ओके, सो इसके बाद में हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये हमने अगर लिख दिया ताकि जब भी हम इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा अपने रिवीजन भी के टाइम पे आएंगे तो हम लोग को आते ही पता चल जाए जो क्वेश्चन है प्रोडक्शन यूनिट मेथड से बिलोंग करता है। अब इस क्वेश्चन के देखिए इस क्वेश्चन में भी टेबल दे रखी है, हम भी टेबल बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे। अगर क्वेश्चन ने टेबल दे रखी है तो क्वेश्चन कैसे टेबल दे सकता है, हम भी टेबल बनाएंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। सो ओके, बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, इसके अंदर हम लिखेंगे कैलकुलेशन, इसके अंदर हम लिखेंगे कैलकुलेशन, और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन, इसके बाद हम लोग लिखेंगे फाइनल जो अपना डेप्रिसिएशन आएगा पर एनम। ओके, डेप्रिसिएशन पर एनम। ओके, सो इसके अंदर देखिए फर्स्ट अगर हम बात करो ईयर 1 से लेकर 2 साल तक की जो अभी क्वेश्चन में दे रखा है ईयर 1 to 2, उसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी अपनी, इसके अंदर देखिए इसके अंदर अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है,
वो अपना फॉर्मूला कहता है, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो मैं एक बार आपको रिवाइड करवा देता हूँ। वो होता है, देखिए अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूले को पढ़ा था, पिछली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन यूनिट मेथड का फॉर्मूला। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस बाय रेसिडुअल वैल्यू, माइनस बाय रेसिडुअल वैल्यू, माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, estimated total production, estimated total production, estimated total production into actual production, into actual production, actual production during the year, during the year। सो इसी फॉर्मूले को ये ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें अपने केस नंबर फर्स्ट की, तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगा वो कॉस्ट ऑफ एसेट देखिए कितनी दे रखी है, ये मैं कैलकुलेशन में लिखाऊंगा आपको। इसके अंदर देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एसेट है वो है 20, इसके अंदर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो वैल्यू है वो अपन इसको अगर हम थोड़ा वैसे लिखेंगे। सो इसके अंदर देखिए अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के दूसरी तरह भी मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। एक बार देखिए एक ही बात बैठेगी, वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं आपके लिए लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखूंगा प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लिखेंगे प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन 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 एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, अपॉन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना हो सकता है, इनटू में हम लिख देंगे, इनटू में हम लिखेंगे कॉस्ट परचेज प्राइस, मान लीजिए आप कॉस्ट मान लीजिए कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस बाय कॉस्ट ऑफ मशीन, माइनस कर देंगे हम इससे, क्या माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे अपना रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू जब हमने क्वेश्चन में दे रखी है वो अगर हम माइनस करते हैं, मतलब प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना, देखिए फर्स्ट वाले केस में ये 20,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000, ओके, डिवाइड एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 2 लाख, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का निशान, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है सर, ये सर 60 लाख रुपीज, हम लिखेंगे सर 60 लाख माइनस करेंगे सर इससे रेसिडुअल वैल्यू कितनी है सर इसकी, रेसिडुअल वैल्यू सर इसकी 4 लाख रुपीज, तो हम क्या कर देंगे 4 लाख इसमें से कर देंगे माइनस। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, वो आएगा ₹5,60,000। आई थिंक यहाँ तक जो आपकी जो मेरी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। मतलब जो पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया था और जो अभी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ उसके अंदर से आंसर एक ही आना है, आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, बस इसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया है। इसके लिए देखिए ये आपके लिए ऐसे इजी हो गया है क्योंकि इसके अंदर जब आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग समझ सकते हो कि देखिए आपको ये क्या दे रखा है, इसके लिए देखिए एक रिलेशन बैठा रहा है अपने आप में, ये क्या है प्रोडक्शन है, तो पहले हम क्या लिख देंगे प्रोडक्शन कितनी ईयर का है, उस ईयर में कितना प्रोडक्शन हो सकता है उस मशीन से, जो क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस है कि इस मशीन को यूज करके हम इतना प्रोडक्शन है वो साल में इसके कर सकते हैं, ओके। अपॉन हम क्या कर देंगे कि टोटल प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन जो एक्सपेक्टेड है, प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेसिडुअल वैल्यू। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी हम ज्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। सो जो केस नंबर सेकंड है वो अपना बोलता है कि जो मशीन है वो चलेगी 3 to 6 ईयर्स। जब वो 3 to 6 ईयर्स में पहुंचेगी सो जो उसका प्रोडक्शन है वो रहेगा 15,000 अपॉन टोटल प्रोडक्शन हमेशा सेम रहेगा 2 लाख रुपीज अपॉन मल्टीप्लाइड बाय जो अपनी कॉस्ट ऑफ मशीन है वो 60 लाख रुपीज, 60 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू जो अपनी है वो है 4 लाख रुपीज। जब अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे पूरे का, सो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा 4,20,000 रुपीज, 4,20,000, ओके। लास्ट कंडीशन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 7 to 10 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स। इसके अंदर देखिए जो अपना प्रोडक्शन है वो कितना है 25,000 अपना प्रोडक्शन है, ओके। टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन है सर 2 लाख रुपीज, 2 लाख हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा चाहे कोई सी भी कंडीशन लगो क्योंकि एक बार मिल गया तो वही रहेगा। मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी कॉस्ट है टोटल 60 लाख रुपीज, ओके।
माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी है सर, रेसिडुअल वैल्यू है इसकी 4 लाख रुपीज, मतलब कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट जो आएगी वो आएगी 7 लाख रुपीज। मीन्स इसका टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा, वो जाएगा तीनों की तीनों। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके आंसर्स। मीन्स जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका डेप्रिसिएशन रहने वाला है वो डेप्रिसिएशन आपका रहेगा 5,60,000। सेकंड ईयर के अंदर जो डेप्रिसिएशन होगा वो रहेगा 4,20,000। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा 7 लाख रुपीज। ओके, सो आज की जो अपनी क्लास थी इसके अंदर हम लोगों ने किया इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इसके अंदर हम लोगों ने किया इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। अभी जो इलिस्ट्रेशन पेंडिंग है जो बच्चे हैं वो बच्चे इलिस्ट्रेशन नंबर 5, स्टेशन नंबर 6, स्टेशन नंबर 7, स्टेशन नंबर 8, स्टेशन नंबर 9। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 स्टेशन इस क्लास में कर लिए सेकंड क्लास के अंदर, और अगर मान लीजिए 4 हमने थर्ड क्लास के अंदर, तो मतलब 4 क्लासों में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि इसके आगे जो स्टेशन नंबर 5 है वो थोड़ा सा लेवल का है, और इससे ऊपर ऊपर जैसे हम चलते जाएंगे जो अपना लेवल है क्वेश्चंस का, जो लेवल है आस्किंग का, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और अभी जो अपनी क्लास है वो ऑलमोस्ट 1 आवर के लमसम हो गई है। सो अभी हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि 1 आवर से लंबी क्लास रहेगी। सो आपका जो माइंड है वो एक जगह नहीं टिक पाएगा। सो अगर आपको कोई दिक्कत आती है सो यू कैन आस्क अस इन आवर कमेंट सेक्शन, और यू कैन जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। इन आवर टेलीग्राम चैनल वी प्रोवाइड डेली एमसीक्यू सीरीज, और एमसीक्यू सीरीज जो हम देते हैं वो वैसे नहीं आपके जो मॉड्यूल के पीछे है उसी को उठा के दे दिया, लो दैट इज ऑलवेज गिवन बाय द जो आपकी फैकल्टीज है, जो जानी मानी फैकल्टीज है उस सब्जेक्ट की, उनके द्वारा वो जो फॉर्मुलेट्स है, जो वो एमसीक्यू सीरीज है वो डिजाइन की जाती है। एंड इट इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जाम। और ये तो जब आपका जब एग्जाम होगा देन यू विल लेटर ऑन यू विल गेट टू नो। देखिए वो एमसीक्यू सीरीज है, वो आपकी जो आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मैं नहीं बोल रहा एमसीक्यू सीरीज ही पूरी 40 मार्क्स की आती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड ही होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी उससे रिलेटेड ही होता है। अगर मैं बात करूं ट्रू फॉल्स की, सो वो भी उससे रिलेटेड ही होता है। और फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, फोर्थ तो इसके अंदर कुछ पूछा ही नहीं जाता। सो इसके लिए देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन फ्रॉम देयर, so you can just go to the telegram and then you can type there cma dot, don't forget to dot लगाना मत भूलिएगा, cma dot adda, because cma dot adda जब आप फॉलो लिखोगे वहां पे तो इट इज प्रोबेबली कि एक ही चैनल आए। अगर आपको मिलते हैं 2-3 चैनल, सो आप लोगों को देखना है कि जो यूट्यूब चैनल का लोगो है इसका लोगो आपको मैच करना है, और जो उस चैनल का जो आप सर्च रिजल्ट में आपको जो चैनल शो कर रहा है उस चैनल का भी लोगो जो है वो सेम लोगो रहेगा। थैंक यू, till that enjoy, okay, thank you।